solution. Let's chemistry JEE Mains 7th March 2021 solution. तो केमिस्ट्री जेईई मेंस का सॉल्यूशन है आपके सामने, जो कि 7 मार्च को टेस्ट हुआ है उसका। तो इसमें जब पढ़ेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ओनली 2 आइसोमेरिक मोनोक्लोनल डेरिवेटिव्स आर पॉसिबल फॉर एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो उसमें हमको बताना है कि ऐसे कौन से हैं, मतलब ओनली 2 आइसोमेरिक मोनोक्लोनल डेरिवेटिव्स आर पॉसिबल। तो ऑप्शन नंबर 1 ए इज नॉर्मल ब्यूटेन। ए का नॉर्मल ब्यूटेन, तो कार्बन कार्बन कार्बन, ये नॉर्मल ब्यूटेन हो गया। बी क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 बी 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन, 1 2 3 4 5 और 2,2 डाइमिथाइल, तो मिथाइल मिथाइल। Another structure C is option number C is benzene. C is benzene, and D, option number D is neopentane. Neopentane is 1 2 3 4 and 5. Neopentane is this. Now अब हमको बताना है कि इसमें कौन से कंपाउंड है जिसका केवल 2 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स होगा, only 2 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स। तो first of all, this molecule is symmetrical. Option number 1 is symmetrical molecule. मतलब क्या, इसका हाफ पार्ट यहाँ होगा, symmetrical molecule है। तो इसके मोनोक्लोरो कितने होंगे फर्स्ट ऑप्शन के? तो एक मोनोक्लोरो ये, जिसमें कि ब्यूटाइल क्लोराइड या 1 क्लोरोब्यूटेन, और एक हो सकता है 2 क्लोरोब्यूटेन। तो इस स्ट्रक्चर का केवल 2 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स होंगे, एक 1 क्लोरोब्यूटेन और एक है 2 क्लोरोब्यूटेन। बिकॉज आप यहाँ पे जब क्लोरीन डालेंगे तो फिर से वो 2 क्लोरोब्यूटेन हो जाएगा, और यहाँ पे डालने से फिर से 1 क्लोरोब्यूटेन हो जाएगा, इसलिए इस स्ट्रक्चर से केवल 2 होंगे। इस स्ट्रक्चर की बात करें तो इस स्ट्रक्चर में क्या है, बीच ये सिमेट्रिक, ये इस तरह का मिडिल पॉइंट है। तो यहाँ पे अनसिमेट्रिकल है, इधर कुछ और है, इधर कुछ और है। इसका मतलब एक बार यहाँ से H को हटा के Cl लगा सकते हैं, यहाँ से तो हटेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी इसके पास H नहीं है। एक बार यहाँ से H को हटा के Cl लगा सकते हैं, एक बार यहाँ लगा सकते हैं, एक बार यहाँ लगा सकते हैं। all structures are monochromatic derivatives are different. It means that for this structure possible monochromatic derivatives will be 1 2 3 4, that is 4. तो 4 इसके हो सकते हैं। इसकी बात करें तो इसमें एक H को हटा सकते हैं, 1 क्लोरोबेंजीन, हमेशा क्लोरोबेंजीन उसी तरह का स्ट्रक्चर होगा, इसमें केवल एक 1। जबकि इस केस में बिल्कुल एग्जैक्ट सिमेट्रिकल है, जैसा इधर है वैसा उधर। तो एक बार H को हटा के Cl यहाँ लगा सकते हैं, और यहाँ पे तो कोई H है ही नहीं, तो यहाँ से तो हटेगा नहीं, तो केवल एक ही हो सकता है, चाहे आप यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ, तो केवल 1 मोनोक्लोनल डेरिवेटिव होंगे। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कैसे कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें केवल 2 मोनोक्लोनल डेरिवेटिव होंगे? आंसर विल बी ए, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए का 2 मोनोक्लोनल डेरिवेटिव, ऑप्शन नंबर बी का 4, ऑप्शन नंबर सी का 1, ऑप्शन नंबर डी का 1। इट इज द फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखेंगे तो which two following is not the true for malic and femalic। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें देंगे तो ये है मेलिक एसिड, तो ये एसिड है आपके सामने मेलिक एसिड, ठीक है। तो मेलिक एसिड का स्ट्रक्चर जो होता है वो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और COOH, अनदर फॉर्म विल COOH, एंड यहाँ पे क्या HH, सिस फॉर्म। और फ्यूमेरिक एसिड बोलते हैं, तो फ्यूमेरिक एसिड कैसा होगा? तो फ्यूमेरिक एसिड विल बी ट्रांसफॉर्म, दैट इज कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड हियर इज द COOH और COOH और यहाँ H, ये H। तो ये फॉर्म है सिस और ये फॉर्म है ट्रांस। तो आप इसको अगर देखते हैं तो यहाँ से आपको क्या बोला, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। कॉन्फ़िगरेशन तो दोनों आते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल, तो ये दोनों बेसिकली ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। तो कॉन्फ़िगरेशनल ऑप्शन तो करेक्ट होगा। स्टीरियो, स्टीरियो का मतलब भी यही,
ठीक है, स्टीरियो का मतलब ये अरेंजमेंट, ये भी करेक्ट है। जेड एंड ई ये भी शो करेगा। और डी क्या है, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल इज द इनकरेक्ट, बिकॉज ऑप्टिकल ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, इट इज नॉट ऑप्टिकल आइसोमर्स, हेंस मेलिक एंड फ्यूमेरिक एसिड्स आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। मतलब इसके सारे करेक्ट हैं। ये ऑप्शन नंबर 1 जो आपको दिख रहे हैं, ये ऑप्शन दैट इज कॉन्फ़िगरेशनल, तो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स इज करेक्ट, ये भी करेक्ट है। बी ऑप्शन में क्या है, स्टीरियो, स्टीरियो इज आल्सो करेक्ट। सी ऑप्शन जेड एंड ई ये भी करेक्ट है। एंड डी इज द, डी ऑप्शन क्या है, तो ऑप्टिकल, तो ये इनकरेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्टिकल विल बी इनकरेक्ट। ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। मतलब क्या, आपको इनकरेक्ट ढूंढना है, तो आंसर होगा ऑप्टिकल आइसोमर्स। नाउ थर्ड क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट। तो थर्ड क्वेश्चन में देखिएगा इसमें क्या बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें क्या है, आपको डिफरेंट कंपाउंड लिखा हुआ है यहाँ पे ए। तो फर्स्ट कंपाउंड है आपके सामने ये मॉलिक्यूल, तो यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये रिश्ता ओ, और ये फिर से डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, सेकंड ऑप्शन बी, बी में लिखा हुआ है आपको ओ, और इस तरह का रिंग, और यहाँ से डबल बॉन्ड ओ, देन ये रिश्ता फिर से अनदर डबल बॉन्ड इस तरह का। और ऑप्शन नंबर सी, सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन में बोल रहा है कि ये आपका हेक्सागोन, और ये है डबल बॉन्ड ओ, और ये डबल बॉन्ड ये नेगेटिव। देन ऑप्शन नंबर डी, बी ऑप्शन है आपके सामने, ये है ओ, ये रिश्ता ओ, और ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। ठीक है, और इस तरह का कंडीशन है। अब आपको पूछना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक, एरोमेटिक कौन नहीं है वो हमको पहचानना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जो डी लोकलाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है नॉन हैकेल टाइप का लोन पे। और अंदर क्या है, डेल्टा प्लस, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब सबका सब पार्टिसिपेट कर रहा है। इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हियर इन्वॉल्वड इन डी लोकलाइजेशन, 2 + 2 6। Similarly here 2 + 2 + 2 6, and here is the hybridization is sp2, it means that this molecule is planar. So 2 + 2 + 6, 2 is equal to 6 pi electron involved in d location here. Here in this case 2 + 2 और ये delta plus, that is hybridization is sp2 and +2 is equal to, यहाँ भी क्या होगा, 6 pi electron d location में पार्टिसिपेट कर रहा है। और लास्ट वाला जो इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह का कंडीशन है। तो अंदर वाला तो हकेल टाइप है जिसको हम काउंट करते हैं, तो 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8, तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा, दैट इज एंटी एरोमेटिक। ये क्या होगा तुम्हारा, एंटी एरोमेटिक, इट इज नॉट एरोमेटिक। तो 6 pi electron will be aromatic, 6 pi electron will be aromatic, 6 pi electron will be aromatic, whereas 8 pi electron will be anti-aromatic। और आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एरोमेटिक नहीं है, आंसर क्या होगा, आंसर नंबर डी। ठीक है, तो डी ऑप्शन होगा जो एंटी एरोमेटिक है, इट इज नॉट एरोमेटिक कंपाउंड। देन क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, इसमें देखिएगा फोर्थ में है कि आपको बोल रहा है कि कौन सा H को हम इजीली सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे लिखा है ये कंडीशन 1 2 3 4, ये है CO डबल बॉन्ड O एंड हियर द CH3। अब ये डबल बॉन्ड लगा दिया, ये है तुम्हारा CH3 एंड हियर इज द X, हियर इज द Y, हियर इज द Z, और ये है आपका P। और बोल रहा है कि व्हिच द फॉलोइंग प्रोटॉन का एक्सट्रैक्शन सबसे फास्टेस्ट होगा। अगर हम X से निकाल देते हैं H+, सपोज यहाँ से H+ निकाल दिया, एक्सट्रैक्ट कर दिया प्रोटॉन का, अगर एक्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा अपना स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर विल लाइक दिस। तो ये है डबल बॉन्ड O, हियर इज डबल बॉन्ड, हियर इज द नेगेटिव चार्ज, एंड दिस नेगेटिव चार्ज इज मच मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, बहुत ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। जबकि अगर यहाँ से निकालते हैं तो नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस नहीं मिलेगा, अगर यहाँ से निकालते हैं तो इधर से मिल सकता है, लेकिन एक ही रेजोनेंस पॉइंट पे जा सकता है, इधर से केवल एक रेजोनेंस मिल सकता है। इसका मतलब सबसे अधिक रेजोनेंस कौन सा H+ निकालने के बाद नेगेटिव चार्ज का बनेगा, तो वो ये वाला, तो नेगेटिव यहाँ से यहाँ, एंड देन पाई बॉन्ड, दिस पाई बॉन्ड एंड दिस पाई बॉन्ड। मतलब यहाँ पे जो नेगेटिव बनेगा उसको ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा, ये भी पाई बॉन्ड और अनदर पाई बॉन्ड, दोनों से साइमल्टेनियस रेजोनेंस मिलेगा,
इट मींस दैट यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनना सबसे ज्यादा प्रिफर्ड होगा। इसका मतलब इस H प्लस को निकालना सबसे इजी होगा। दैट्स द आंसर विल बी क्या होगा, द आंसर विल बी x। x को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और x क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए का x। क्वेश्चन नंबर 4। देन क्वेश्चन नंबर 5, ये था 4 का आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 5 फिफ्थ का है आपका। फिफ्थ में है, इसमें क्या करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 5 में है आपको डिफरेंट कंपाउंड लिखा हुआ है और बोल रहा है क्या किसको एजी न्यूट्री से रिएक्शन करा सकते हैं। तो अगर आप गौर करें तो RCl RX, और इसको जब हम एजी न्यूट्री से कंबाइन कराते हैं तो क्या बनता है, तो बनता है R, एजी न्यूट्री निकल गया तो R प्लस और NO3 माइनस, और फिर क्या होगा AgX का PPT। मतलब मुझे बेसिकली कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी है। जो जितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा, जो हैलाइड जितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा, वो उतना फास्टली रिएक्ट करेगा HNO3 से। अब देखिएगा इसमें क्या क्या ऑप्शन है। तो ऑप्शन 1 में जो बोल रहा है, ऑप्शन नंबर 1, इसमें आपको इस वैशिष्ट से ड्रॉ किया है प्रोपाइलियम। मतलब क्या, ये कंडीशन के साथ ये ड्रॉ किया है, डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे Cl, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में जो ड्रॉ किया है वो ड्रॉ किया है CH2 डबल बॉन्ड CHCl। ऑप्शन नंबर 3 में ड्रॉ किया है आपका कार्बन, और ये है इथाइल 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 और यहाँ पे Cl, यहाँ पे कार्बन और Cl। और ऑप्शन नंबर 4 जो डिजाइन किया है, फोर्थ है आपका फिनाइल, और ये है तुम्हारा CH2Cl, ठीक है, फिनाइल CH2Cl। और फिर देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 5 में जो डिजाइन किया गया, ऑप्शन नंबर 5 में ये आपका फिनाइल ट्राइफिनाइल, कार्बन और यहाँ भी फिनाइल, यहाँ भी फिनाइल और ये Cl, ट्राइफिनाइल। ये कंडीशंस है ट्राइफिनाइल का कंडीशन। अब हमने देखा कि हमको क्या करना है, हमको कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी चेक करना है। जो जितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा वो उतना फास्ट रिएक्ट करेगा। अगर देखते हैं तो Cl माइनस निकलने के बाद यहाँ पे कार्बोकैटायन कौन सा बनता है, Cl माइनस निकाल देंगे तो कार्बोकैटायन कौन सा बना, वो आपका पेंटागन वाला, यानी कि डबल बॉन्ड यहाँ पे प्लस चार्ज, इस तरह का कार्बोकैटायन बन गया है। सेकंड ऑप्शन की बात करें तो Cl माइनस निकल गया तो क्या बन जाएगा, कैसा कार्बोकैटायन, CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस चार्ज। अगर ये करेंगे तो ये क्या होगा, ET कार्बन ET और यहाँ पे ET और यहाँ पे प्लस चार्ज। इस ऑप्शन का कैसा होगा, तो फिनाइल CH2 और इस पे प्लस चार्ज। और इस ऑप्शन का कैसा होगा, तो फिनाइल, लास्ट ऑप्शन का फिनाइल, और ये क्या होगा आपका फिनाइल C फिनाइल और ये फिनाइल ट्राइफिनाइल प्लस चार्ज। अब हमको बेसिकली ये प्लस चार्ज जितने भी इनकी स्टेबिलिटी को चेक करना है। जो प्लस चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना फास्ट रिएक्ट करेगा। ये तो एरोमेटिक है फर्स्ट वाला ऑप्शन, तो एरोमेटिक वाला तो सबसे अधिक होगा, यानी कि 1 जो है वो सबसे फास्टेस्ट शो करेगा। आंसर क्या होगा, 1 सबसे फास्टेस्ट, बिकॉज दिस प्लस चार्ज इज मोस्ट स्टेबल। व्हाई, बिकॉज दिस प्लस चार्ज इज एरोमेटिक। उसके बाद आता है, इसके बाद कौन होगा, 1 तो हमने कर दिया, अब बाकी रिमेनिंग बचे। इसमें क्या, ट्राइफिनाइल, बिकॉज 3 बार ये बेंजीन रिंग के अंदर रेजोनेंस चल रहा है। इसका मतलब उसके बाद का स्टेप कौन सा होगा, 5, मतलब 5 उससे उसके बाद फास्टर रिएक्शन करेगा। उसके बाद कौन सा होगा, अगर इसमें देना है तो 1 के बाद 5, 5 के बाद क्या, 4, फोर्थ नंबर जिसका प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद किसका देंगे, 3, और सबसे कम किसका होगा, 2 का। उसके बाद 3 और सबसे कम 2 का, बिकॉज यहाँ पे क्या है, तो ये सबसे कम, बिकॉज डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप है तो ये तो बहुत स्लो जाएगा। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप है तो इसको तोड़ना बहुत डिफिकल्ट होगा, बाकी सबके सब सिंगल बॉन्ड होंगे। तो आंसर क्या होगा अपना, 1 जिसका कैरेक्टर मोस्ट स्टेबल है वो हैलाइड सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन करेगा, और जिसका प्लस चार्ज दिस स्टेबल है या डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, डबल बॉन्ड से डायरेक्टेड है, हेलोजन है, वो सबसे स्लोएस्ट रिएक्शन करेगा। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 में देखेंगे ये कैसे हो रहा है। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, तो 6 में है अपना ये करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो हमको डिफरेंट टाइप के प्लस चार्ज लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट प्लस चार्ज इज दिस, फिर सेकंड प्लस चार्ज कौन सा है, सेकंड ऑप्शन का फर्स्ट ऑप्शन, और उसके बाद सेकंड ऑप्शन कौन सा है, सेकंड ऑप्शन इस तरह से लिखा हुआ है प्रोपाइलियल, दैट इज ये आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड और हियर इज द प्लस चार्ज। एंड थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है आपका ये वाला, ठीक है, यहाँ पे आपका CH2 प्लस चार्ज, हियर इज द CH2 प्लस चार्ज, ठीक है।
ये है आपका CH2 और यहाँ पे प्लस चार्ज, और फोर्थ ऑप्शन में है CH प्लस चार्ज, और यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन यहाँ रख रहे हैं, फोर्थ ऑप्शन ये है, फोर्थ ऑप्शन जो है वो अपना किस तरह से है, तो ये है आपका ट्राइंगल इस तरह का, और यहाँ पे CH और ये प्लस चार्ज और फिर से ट्राइंगल ये दे देते हैं। ठीक है, हमको 4 कार्बोकैटायन है, इसमें स्टेबिलिटी चेक करना है कि कौन सा मोर स्टेबल है और कौन सा लेस स्टेबल है। तो इसमें देखते हैं, तो यहाँ तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, दैट इज मॉलिक्यूल इज नॉन प्लेनर, इट मींस दैट दिस कंपाउंड विल बी नॉन एरोमेटिक। और दूसरी तरफ यहाँ पे जो प्लस चार्ज है उसमें वन टाइम रेजोनेंस मिल रहा है इधर से, और टू टाइम हाइपर कंजुगेशन दे सकते हैं, केवल वन टाइम रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है ये वाला, लेकिन नॉन एरोमेटिक है। ये कंपाउंड में क्या है, एरोमेटिक, बिकॉज 6 pi इलेक्ट्रॉन 2 + 2 + 2 6 pi इलेक्ट्रॉन है और प्लेनर है, तो एरोमेटिक होगा। जबकि ये वाला प्लस चार्ज बेंड ऑर्बिटल के डिलोकेशन की वजह से स्टेबलाइज्ड है, तो बेंड ऑर्बिटल डिलोकेशन, बेंड ऑर्बिटल रेजोनेंस ऐसे भी बोल सकते हैं, बेंड ऑर्बिटल रेजोनेंस ऐसे भी बोल सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। और यहाँ पे दो रिंग से बेंड ऑर्बिटल है, इधर से भी बेंड ऑर्बिटल, इधर से भी बेंड ऑर्बिटल, दो पॉइंट पे आपका क्या हो रहा है, बेंड ऑर्बिटल डिलोकलाइजेशन। ठीक है, तो बेंड ऑर्बिटल बहुत ज्यादा वो स्टेबलाइज करेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, एरोमेटिक सिस्टम, यानी कि स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर हमको देना है, अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर चाहिए तो मोस्ट स्टेबल क्या होगा 2, उसके बाद कौन सा होगा 4 बेंड ऑर्बिटल का, उसके बाद कौन सा होगा 3 जिसमें दो बेंड ऑर्बिटल, और उसके बाद जिसमें एक बेंड ऑर्बिटल है, और सबसे कम कौन होगा, तो आंसर विल बी 1। तो इसका आंसर क्या डालेंगे, दैट इज द वन फर्स्ट। तो सबसे लिस्ट स्टेबल कौन सा होगा, तो लिस्ट स्टेबल विल बी 1। ठीक है, लिस्ट स्टेबल विल बी जो होगा आपका वो होगा फर्स्ट। ठीक है, तो ये ऑर्डर होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, इस ऑर्डर में चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ये था। उसके बाद है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। 7 का आंसर कैसे देंगे, तो क्वेश्चन नंबर 7 ये, ठीक है 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 शुरू कर रहे हैं। तो 7 में जब देखते हैं तो इसमें क्या है कि आपका इतना है, तो ये जो होता है अल्फा, अल्फा मतलब डिग्री ऑफ, ये आपका जो स्पेसिफिक रोटेशन जो हम वो करते हैं, दैट इज इक्वल टू अल्फा ऑब्जर्व्ड, क्या होगा अल्फा ऑब्जर्व्ड और डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द पॉलिमीटर ट्यूब इन डेसीमीटर, इसमें रहेगा लेंथ इन डेसीमीटर, ये फिक्स है कि डेसीमीटर में देना है, और इनटू इनटू इस पे डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन किसमें, इन ग्राम पर ml या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इससे हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं अल्फा ऑब्जर्व्ड, कितना आपने ऑब्जर्व किया है, डिवाइडेड बाय, हम अल्फा निकाल रहे हैं, अल्फा का फॉर्मूला होता है अल्फा ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द ट्यूब इन डेसीमीटर और इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर ml। और सबकी वैल्यू को अगर डालते हैं तो सबकी वैल्यू डालने के तो क्या कितना हो जाएगा, तो दिस वैल्यू विल बी प्लस 13.4, ये कितना है 13.4 डिग्री, और डेसीमीटर में 25 सेंटीमीटर है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 2.5 डेसीमीटर, और ये ग्राम पर ml में करें तो 2 डिवाइडेड बाय ये कितना 2 ग्राम डिवाइडेड बाय 10 ml। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आएगा प्लस 26.8 डिग्री, इस तरह का प्लस 26.8 डिग्री। ये है क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। उसके बाद 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या है, आपको बेसिसिटी में अरेंज करना है, इसमें से कौन सा ज्यादा बेसिक होगा, कौन सा कम बेसिक होगा। इसमें जब करेंगे तो क्या है CH3 C डबल बॉन्ड NH2, और ये है तुम्हारा CH3, ये सॉरी NH2, यहाँ पे क्या है NH2, और फिर से सेकंड जो आपका है वो क्या है CH3 और ये CH2, और यहाँ पे क्या है NH2, और थर्ड ऑप्शन में क्या है, तो ये है NH, और इसमें दो बार ये 2 टाइम्स CH3 2 डिग्री अमाइंस ये है, और फोर्थ वाला ऑप्शन क्या है, दैट इज एमाइड। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो है एमाइड, दैट इज CH3 और C डबल बॉन्ड O एंड हियर इज द NH2। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे तो अगर H+ आया तो ये क्या बन जाएगा, H+ जब आएगा तो ये बन जाएगा NH3+, ठीक है। और ऐसे भी देखते हैं इलेक्ट्रॉन के टर्म में, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे हाईएस्ट यहाँ है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ रेजोनेंस से मिल रहा है, तो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी मैक्सिमम, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम,
ठीक है, इन चारों केसेस में। जबकि यहाँ पे लोकलाइज्ड है, मतलब ये फिक्स है, लेकिन इसको कैसे बढ़ा रहा है, केवल प्लस आई से। यहाँ पे प्लस आई से लग रहा है, यहाँ पे प्लस आर से मिल रहा है, और इस दोनों केस में किससे मिल रहा है, तो ये 2 बार प्लस आई है, 2 टाइम्स ऑफ प्लस आई लग रहा है। जबकि इस केस में क्या है, ये रेजोनेंस के थ्रू ये इससे कम होता जा रहा है। मतलब क्या, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, और हम जानते हैं डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या, सबसे अधिक डेंसिटी कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 में ये वाला नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा बेसिक होगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। तो बेसिक नेचर का ऑर्डर क्या होगा, बेसिक नेचर का ऑर्डर जो होगा वो होगा तुम्हारा 1 मोस्ट बेसिक, उसके बाद इसमें 2 पॉइंट्स हैं, यानी कि उसके बाद क्या होगा 3, और उसके बाद क्या होगा 2, और लिस्ट बेसिक कौन सा होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ही कम है, क्योंकि ये डिलोकलाइज कर रहा है डायरेक्टली, तो यहाँ तो ले नहीं सकते, हमको एमीन्स का निकालना, NH2 का निकालना है, नाइट्रोजन पर के इलेक्ट्रॉन का, यानी कि ये नाइट्रोजन ही ले सकते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज किया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा सबसे कम हो जाएगा 4। ये बेसिक नेचर का ऑर्डर होगा और 3 4। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या बोल रहा है आपका, ये देखिएगा क्वेश्चन 9, ठीक है। 9 में क्या बोल रहा है, तो स्टेटमेंट 1 है, फर्स्ट स्टेटमेंट 1, ठीक है। स्टेटमेंट 1 में जो बोल रहा है वो है तुम्हारा लैक्टिक एसिड, ये है तुम्हारा क्या, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है, लैक्टिक एसिड, यहाँ देखिए COOH, ठीक है, और ये है तुम्हारा OH, और ये H, और ये मिथाइल। Now it is the formula of lactic acid. ये lactic acid का formula है, and since this carbon is chiral, because all the 4 groups are different, hence this compound will be optically active. ये जो optically active होगा, तो due to chirality, due to presence of, किस वजह से, तो due to presence of chiral carbon, chiral carbon होने की वजह से ये optically active होगा। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है, सही भी है। स्टेटमेंट 2 में क्या बोल रहा है, सेकंड स्टेटमेंट 2 जो है, that is asymmetry is either structure of the organic compound causes optical activity। बिल्कुल, asymmetry is causes क्या, causes optical activity। asymmetry जो है वो optical activity cause करता है। तो यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी है, स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, लेकिन यहाँ की जो ऑप्टिकल एक्टिविटी आई है वो इस सिमेट्री की वजह से नहीं आई है, रादर इट इज द प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन प्रेजेंट होने की वजह से आया है। ये जो आया है वो कायरल कार्बन के प्रेजेंट होने की वजह से आया है, यानी कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ऐसे दे सकते हैं, मतलब क्या आंसर क्या होगा, आंसर जो होगा स्टेटमेंट 1, ठीक है, आंसर होगा आपका स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर ट्रू, बट आंसर होगा बी। मतलब क्या 1 एंड 2 दोनों करेक्ट हैं, लेकिन जो सेकंड है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है फर्स्ट वाले का, बिकॉज फर्स्ट का कारा सेंटर की वजह से आ रहा है, इस सिमेट्री की वजह से नहीं आ रहा है। ये था क्वेश्चन नंबर 9। देन उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या बोल रहा है ये देखिए, how many moles of NaOH must be added from 1 liter of aqueous solution to change pH 12 से pH 11 हमको चेंज करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10 तो 10 है आपका, pH है 12 और pH 11, तो pH is equal to 12, ठीक है। 12 से pH 11 हमको लेके जाना है, तो हमको ये बताना है कि इसमें कितने मोल्स ऑफ NaOH हमको रिमूव करना होगा pH 10 से pH 11 ले जाने में, करेक्ट। pH 10 से pH 11 यहां तक ले जाना है। अब देखिए कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। ठीक है, pH 10 और pH 11, पर इसका मतलब समझेंगे। pH 12 का मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब है H प्लस कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू 10 का पावर -12 मोलर, ये है, ये H प्लस है। अगर H प्लस 10 पावर -12 मोलर होगा तो ऑफ कोर्स OH माइनस कितना होगा, तो -14 से कितना है, दैट इज Kw और डिवाइड बाय H प्लस। Kw कितना होता है 10 पावर -14 डिवाइड बाय 10 पावर -12 इज इक्वल टू -10 पावर -2 मोलर, ये बन गया OH माइनस। इसका मतलब है फर्स्ट केस में OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना है, तो फर्स्ट केस में OH माइनस का कंसंट्रेशन है 0.01 मोलर। सेकंड केस में उसे करेंगे, यहाँ पे H प्लस कितना है, दैट इज 10 टू पावर -11 मोलर,
Hence OH माइनस कितना होगा, तो फिर से निकाल देंगे 10 पावर माइनस 40 इसी फॉर्मूला से, माइनस 40 डिवाइड बाय 10 पावर माइनस 11 दैट इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 3 मोलर। Hence OH माइनस का कंसंट्रेशन यहाँ पे कितना होगा, 0.001 मोलर। ठीक है, अब हमको बोले कि कितने OH माइनस को हमको रिमूव करना होगा, तो इतना 0.01 है, अब इतना करना है मुझे 0.001। इसका मतलब अगर देखते हैं हेंस कितना रिमूव करेंगे 1 लीटर में, तो वही हो जाएगा हेंस नंबर ऑफ मोल ऑफ OH माइनस रिमूव्ड। ये पर लीटर में बात हो रही है, तो मोल का 1 लीटर में कितने मोल है, 1 लीटर में कितने मोल है OH माइनस रिमूव्ड फ्रॉम 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन से कितना रिमूव करना होगा, 0.01 माइनस 0.001, इसका तो कितना आ जाएगा 0.009 मोल इतने रिमूव कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11। 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 ठीक है। 11 में क्या दिया हुआ है, 11 में है आपका Ag2CO3 ठीक है, सिल्वर कार्बोनेट, ये सॉलिड है और ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें तुम्हारा, तो ये कन्वर्ट हो रहा है Ag प्लस एक्वस, ठीक है, Ag प्लस एक्वस और CO3 2 माइनस एक्वस इसमें कन्वर्ट हो रहा है, और इसका डेल्टा जी दिया हुआ है, डेल्टा जी नॉट कितना है, डेल्टा जी नॉट इसको प्लस 63.3 किलो जूल और टेम्परेचर दिया हुआ है 25 डिग्री सी पे, और हमको के निकालना है, केएसपी क्या होगा, ये के होगा, तो हमको केएसपी फाइंड करना है, केएसपी इज इक्वल टू व्हाट, ये क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है माइनस 2.303 और ये आरटी और इनटू लॉग केएसपी, ये फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला पे फिट करेंगे निकल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, तो हम बोल सकते हैं क्या, लॉग केएसपी विल बी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाय माइनस 2.303 आरटी, इससे निकलेगा। और जब ये यूज करेंगे तो इसमें क्या है आपका डेल्टा जी नॉट है 63.3 किलो जूल, दैट इज 63.3 और इनटू 1000 और डिवाइडेड बाय माइनस 2.303, आर के बदले 8.3 और टेम्परेचर के बदले 298 केल्विन। और जब इसको ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे फाइनली, ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो आएगा अपना लॉग केएसपी, ठीक है, तो ये जो आएगा आपका KSP इज इक्वल टू, तो ये जो वैल्यू आएगा दैट इज लॉग KSP विल बी इक्वल टू माइनस 11.09, इसके पैटर्न पे आएगा माइनस लॉग 11.09, हेंस KSP इज इक्वल टू क्या देंगे, दैट इज एंटी लॉग ऑफ दिस टर्म दैट इज माइनस 11.09, और इसके ऑर्डर में रहेगा। तो आप देखेंगे कि चारों ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जिसमें 10 का पावर माइनस 11 के ऑर्डर में है, और वो आंसर क्या होगा, हेंस TSP जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8 into 10 to the power minus 12, इसके फैक्टर में ये आपका आंसर होगा 8 into 10 to the power minus 12। तो इस माइनस के टर्म हम देखेंगे चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जो 10 का पावर माइनस इतना है, और एक ही ऑप्शन होगा जो इसके नियरेस्ट होगा, और हमारे जो आंसर दिया है उसमें कौन सा है KSP 8 into 10 to the power minus 12 इसके नियरेस्ट में, बाकी सब इससे काफी दूर है इसलिए अदर ऑप्शंस नहीं होंगे। इसके बाद 11 के बाद क्वेश्चन 12 में क्या बोल रहा है ये देखिए, क्वेश्चन 12 ठीक है, 12 में क्या है आपका, तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, एक सॉल्ट है, दो सॉल्ट है NaA ठीक है, और दूसरा सॉल्ट है आपका NaB, NaB, ये दो सॉल्ट हैं, तो NaB का दोनों का हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट दिया हुआ है, मतलब KH इक्वल टू KH दिया है 10 to the power minus 8, और इसका जो KH है दैट इज इक्वल टू 10 का पावर माइनस 10, और एक थर्ड एसिड है KA, NaB is the constant of Ka of the weak acid, एक एसिड है HC ठीक है, अनदर एसिड है HC जिसका Ka दिया हुआ है, और ये Ka कितना है, तो Ka इसका टू 10 पावर माइनस 5, ये तो तीनों दिया हुआ है, तीन डाटा, इसमें हमको अरेंज करना है कि Ha, Hb और Hc का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा।
ठीक है। यहाँ पे इस दोनों में सॉल्ट दे दिया और इसमें एसिड एग्जैक्ट दिया हुआ है कि साथ HC का इतना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस सॉल्ट से निकाल लेंगे कि इस एसिड का Ka कितना है, इस सॉल्ट से निकाल लेंगे इस एसिड का कितना है। तो कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला होता है KH is equal to KW by Ka। Since we know that KH is equal to क्या होता है, KW by Ka, hence Ka will be equal to क्या होगा, KW by KH। तो इस फॉर्मूला का यूज करके जहां जहां KH है वहां वहां हम Ka निकाल लेंगे। तो इसका मतलब है एसिड A का कितना होगा, इसका मतलब यहाँ पे वही करेंगे। तो यहाँ पे आपका एसिड लिखा, तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे Ka, तो Ka कितना होगा इसके लिए 10 पावर माइनस 14, तो KW माइनस 14, Ks का कितना है माइनस 8, इसका तो कितना आ गया 10 पावर माइनस 6। उसी तरह से यहाँ भी Ka निकालेंगे एसिड B के लिए, तो ये फिर से क्या होगा 10 पावर माइनस, ये फिर से हम फॉर्मूला लिख देते हैं KW by KH। तो KW का फॉर्मूला 10 पावर माइनस 14 और Ks का फॉर्मूला माइनस 10, इसका तो कितना आ गया 10 पावर माइनस 4 और ये कितना 10 पावर माइनस 5। इसका मतलब है तीनों एसिड का पता चल गया, एसिड ए का माइनस 6 10 का पावर माइनस 4, एसिड बी का, और एसिड सी का कितना है के 10 पावर माइनस 5। तो सबसे अधिक वैल्यू किसका है, सबसे अधिक वैल्यू है एसिड बी का के ए, उसके बाद किसका है एसिड ए का और एसिड सी का, और सबसे कम किसका है एसिड ए का। इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, आंसर में अगर लेना है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर अगर हमको बनाना है तो इसका मतलब क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, तो HC सबसे ज्यादा एसिडिक, जिसका ये HB मोस्ट एसिडिक, जिसका Ka सबसे अधिक है। उसके बाद कौन सा होगा HC के बाद, उसके बाद देखें तो HB के बाद HC और सबसे कम कौन सा होगा HE, जिसका Ka सबसे कम। तो इस तरह से हम सबसे पहले क्या करेंगे Ka निकाल लेंगे, जो भी एसिड है उसका Ka निकाल लेंगे। तो शुरू के दोनों एसिड में KH दिया हुआ है, हमने Ka निकाल लिया दोनों एसिड का, और थर्ड एसिड का Ka दिया ही हुआ है और तीनों Ka को कंपेयर कर दिया, जिसका Ka सबसे अधिक वो मोस्ट एसिडिक, वो सबसे अधिक H+ दे सकता है, ठीक है, जिसका Ka सबसे कम वो सबसे कम देगा। ये था 12 नंबर क्वेश्चन। देन 13 में क्या बोल रहा है, सॉल्टी प्रोडक्ट दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। 13 देखिएगा, तो एक ये सॉल्ट है MX2 है, ये कैसे टूटेगा Mp2 प्लस और क्या टूटेगा 2x माइनस। अब ये है S, ये है 2s, सॉल्ट के दोनों का लिख दिया, ये है S तो एक 2s। अब जब KSP निकालेंगे तो KSP कितना हो जाएगा S into 2s का स्क्वायर, इसका टू क्या हो जाएगा 4s का क्यूब, तो ये होगा KSP। अब इसमें वैल्यू दिया है, KSP का वैल्यू कितना है 4 into 10 power minus 12, ये है 4 into 10 power minus 12, इसका तो 4 into s क्यूब, 4 से 4 कैंसिल, s क्यूब इसका तो 10 power minus 12, ठीक है, s क्यूब 10 power minus 12, s का क्या होगा 10 power minus 4, दैट इज। इस तरह से s हम निकाल लेंगे। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 13 पर क्वेश्चन नंबर 14 ये देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, तो 14 में बोल रहा है आपका KW दे दिया है, KW कितना है, तो KW इज इक्वल टू 5.5 into 10 power minus 13। तो बताना कि PS 6.2 का नेचर क्या होगा। तो इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले PKW निकाल देंगे, दैट इज PKW अपनी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे PKW निकाल देंगे, तो PKW कितना होगा, इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ KW, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 5.5 और into 10 का पावर माइनस 13। इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा 13 माइनस log 5.5, ठीक है, log 5.5 जब इसकी वैल्यू को रखेंगे तो ये जो आंसर आएगा 12.26, ठीक है 12.26। इसका मतलब है PKW कितना आया है, PKW इज इक्वल टू 12.26, इसका मतलब होगा इसका जो हाफ होगा वो न्यूट्रल होगा, हेंस pH ऑफ न्यूट्रल pH कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 6.13। pH न्यूट्रल का कितना होगा, दैट इज इसका आधा, हाफ 6.13। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस हाफ 6.2 का क्या होगा, हेंस if pH is equal to 6.2, hence this compound, this condition will be basic, ठीक है, 6.13 से ज्यादा है यानी कि क्या होगा तुम्हारा बेसिक होगा। तो इस तरह से हमने इसको क्वेश्चन 14 को निकाला है। क्वेश्चन 14 के बाद है आपका 15 में क्या बोल रहा है ये देखिए। तो क्वेश्चन 15 में है
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में है आपका ये डायटोमिक गैस इज ऑब्टेन्ड। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है Cu और प्लस अगर इसको कंबाइन करते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से तो डाइल्यूट HNO3 से। अगर डाइल्यूट से कंबाइन करते हैं तो कौन सी गैस बनती है? तो डाइल्यूट का मतलब है ये NO नाइट्रिक ऑक्साइड, वेरी डाइल्यूट केस में N2, डाइल्यूट कंसंट्रेट के केस में NO2, डाइल्यूट के केस में NO और प्लस क्या बनेगा CuNO3 इक्वल टू और प्लस आपका मतलब इस वाटर। तो NO जो है इट इज डायटोमिक, ये मॉलिक्यूल जो है ये NO विल बी डायटोमिक। इट मींस दैट फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होगा? डायटोमिक गैस। सेकंड ऑप्शन जो है एक के बाद बी ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन में अमोनियम डाइक्रोमेट को हम हीट कर रहे हैं दैट इज NH4 टू Cr2O7। तो NH4 टू Cr2O7 को जब हम हीट करेंगे रिजल्टिव टू फॉर्मेशन ऑफ क्या बनेगा? इससे बनेगा क्या तुम्हारा N2 और प्लस Cr2O3 ये ग्रीन कलर का वो और वाटर H2O। तो N2 गैस बन रहा है और ये भी क्या है? डायटोमिक गैस है। इसका दोनों को हीट करेंगे तो दोनों में डायटोमिक गैस बनेगा। आपसे पूछ रहा है कौन कौन सी हीटिंग करने के बाद कौन कौन सी रिएक्शन करने पर डायटोमिक गैस बनता है? तो बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। इट मींस दैट आंसर विल बी, तो आंसर क्या होगा? आंसर विल बी सी दैट इज बोथ। ठीक है, दोनों करेक्ट हैं इस केस में। ये तो 15 देन 16 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 में ये देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में है आपका राइट। 16 में तीन मॉलिक्यूल लिखा हुआ है SF4 और क्या है? CF4 SF4 CF4 और दूसरा है तुम्हारा HCF4। ठीक है, HCF4। अब बोला कि इसमें कितने बॉन्ड पेयर हैं और ये कितने लोन पेयर हैं। SF4 का जब स्ट्रक्चर होगा तो C सब्स्टिट्यूट ये कैसा है? F है और ये लोन पेयर और यहाँ भी क्या होगा आपका? F है। इस तरह का स्ट्रक्चर SF4 का। CF4 का तो मिथेन की तरह ही मतलब ये F F F इस तरह का। और HCF4 का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? 1 2 3 4 और ये आपका लोन पेयर अनदर इज लोन पेयर दैट इज F F इस तरह का होगा। इसका मतलब है इसमें SF4 में कितने लोन पेयर हैं? 1 लोन पेयर और इसमें कितने हैं? 0 लोन पेयर। ठीक है, 0 लोन पेयर हैं और इसमें कैसे कितने हैं? दैट इज विल बी 2 लोन पेयर यानी कि आंसर इसके टर्म में होगा। तो इस मॉलिक्यूल में 1 लोन पेयर, इसमें 0 लोन पेयर और इसमें 2 लोन पेयर। 16 फिर 17 में क्या बोल रहा है आपको? डिफरेंट हैलाइड्स हैं और इनको एसिडिक एसिड में स्ट्रेंथ अरेंज करना है। तो ये है तुम्हारा क्या? BF3 BCl3 और ये क्या है? BBr3 और क्या है? Bi3। तो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो देंगे वो क्या होगा? तो Bi3 सबसे अधिक, उसके बाद ये। क्यों? बिकॉज ये जो है BF3 इस तरह का है और बोरॉन के पास क्या है तुम्हारा? वैकेंट p ऑर्बिटल। वैकेंट p ऑर्बिटल में क्या होगा? फिर 2p से तो 2p बैक बॉन्डिंग करके ये इसकी डेफिशिएंसी को कम कर देगा। तो 2p की एफिशिएंट बैक बॉन्डिंग होगी ड्यू टू एफिशिएंट बैक बॉन्डिंग ड्यू टू एफिशिएंट बैक बॉन्डिंग बिटवीन किसमें? बैक बॉन्डिंग बिटवीन 2p। ठीक है, जबकि अगर Bi3 की बात करें ये लास्ट ऑप्शन इससे समझ सकते हैं। तो Bi3 अगर यहाँ लेते हैं तो B के पास तो 2p है और I के पास क्या है? तो ये 2p 3p 4p और ये 5p। तो 5p का तो साइज काफी लार्ज होगा, ये 5p तो ये बैक बॉन्डिंग बहुत कम होगा ही नहीं। इसका मतलब ड्यू टू बैक बॉन्डिंग ये जो है इसकी डेफिशिएंसी कम हो चुकी है और बैक बॉन्डिंग की वजह से ये वैकेंट पीरियड की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है कि जो Bi3 वो मोस्ट एसिडिक है और ये लिस्ट एसिडिक। एसिडिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो यहाँ पे सबसे अधिक डेफिशिएंसी फील करेगा और ये सबसे कम डेफिशिएंसी फील करेगा। तो ये था आपका 17। देन क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? 18 में है आपका कंसंट्रेट HNO3 विद आयोडीन। तो आयोडीन जब भी या नॉन मेटल किसी भी नॉन मेटल को हम जब कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड से कंबाइन करते हैं तो बनता है रेस्पेक्टिव इक एसिड। इक एसिड मतलब क्या बनेगा? HiO3 और प्लस NO2 और प्लस वाटर। इसी HiO3 को ऑप्शन में जो लिखा है वो इस तरह से लिखा है। HiO3 का जो लिखा है वो लिखा है इस तरह से OH और यहाँ है तुम्हारा iodine मतलब क्या? ये HiO3 है। ठीक है, 18 फिर 19 करते हैं। 19 में क्या है? स्टेटमेंट 1 फर्स्ट स्टेटमेंट 1 फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि H3PO3 एंड H3PO4 बोथ आर ट्राइबेसिक, जो कि इनकरेक्ट है बिकॉज़ H3PO3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? OH OH OH। ये है H3PO3
और H3PO4 का कैसा होता है, ये OH और ये भी OH, ये भी OH, ये है तुम्हारा H3PO4, इट इज ट्राइबेसिक, ठीक है, ये है ट्राइबेसिक, लेकिन ये वाला जो है ये है डाइबेसिक। यानी कि इसका मतलब हो गया कि स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट है, और स्टेटमेंट 2 में क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 2 तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो होता है, रिड्यूसिंग नेचर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पीएच बॉन्ड। ये जो पीएच बॉन्ड है इसकी वजह से होता है। अब पीएच बॉन्ड किस में है, तो पीएच बॉन्ड H3PO4 में तो है नहीं, तो पीएच बॉन्ड केवल H3PO3 में है, hence H3PO3 will be acts as reducing agent। ये जो है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा H3PO3, लेकिन H3PO4 में किसी तरह का पीएच बॉन्ड नहीं है, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ये बिहेव नहीं करेगा, करेक्ट, ये बिहेव नहीं करेगा, इसके ऊपर करेगा। यानी कि स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 बोथ आर इनकरेक्ट, ये दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं, ठीक है, ये दोनों इनकरेक्ट हैं 95%। देन क्वेश्चन 20, अगर 20 की बात करें तो इसमें क्या है, ठीक है, क्वेश्चन 20 राइट, 20 में क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन, तो कौन सा सब्स्टिट्यूशन लीस्ट रिएक्टिव होगा, तो बी ऑप्शन ऐसे, तो CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ Cl, तो ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन CX, तो यहाँ पे क्या डेवलप हो रहा है, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर DBC, डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, कैरेक्टर ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन R and X Cl, ये क्या होगा, लिस्ट रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव होगा, लिस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन एसिड रिएक्शन, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होने की वजह से ये सबसे कम रिएक्टिव होगा, यानी कि 20 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब इसमें न्यूमेरिक टाइप हैं, फर्स्ट स्टार्ट है 21, तो 21 में क्या है ये देखिएगा, तो 21 में 3 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, ठीक है, एंड रिलेटिव वॉल्यूम, तो हमको पता है RLBP इसका टू क्या होता है, RLBP इसका टू नॉन वोलेटाइल है, ये क्या होगा, काय सॉल्यूट, I into काय सॉल्यूट, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें I की वैल्यू 1 लेके और डेल्टा RLBP निकालना है, RLBP कितना है, तो 0.018 ये दिया हुआ है, और इसके काय सॉल्यूट को हम कितना लिख सकते हैं, तो 3 ग्राम और डिवाइड बाय मोल मास ऑफ सॉल्यूट, और फिर से 3 डिवाइड बाय मोल मास ऑफ सॉल्यूट प्लस फिर से क्या देंगे 50/18, और जब आप इस मैथमेटिकल फॉर्म को यहाँ पे अलग सेटअप है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मोल मास विल बी इक्वल टू आ जाएगा आपका 60, तो मोल मास जो होगा दैट विल बी 60, ठीक है, 60 विल बी मोल मास। ये था 21, आफ्टर दिस 22 में क्या बोल रहा है, 2.56 ग्राम ऑफ, क्वेश्चन 22 में, तो क्वेश्चन 22 है आपके सामने, तो 22 में क्या बोल रहा है ये देखिए, ठीक है, तो 22 में है आपका ये ग्राम एटॉमिसिटी निकालना है, हमको डेल्टा TF देना है, डेल्टा TF इसका टू क्या होता है KF और इनटू M, तो डेल्टा TF कितना है, तो 0. ये है तुम्हारा 0.01, KF कितना है, तो KF है 0.1, और मोलिटी कितना होगा 2.56 और डिवाइड बाय M और इनटू 1000 बाय W, वेट कितना है 100, ठीक है, 1000 बाय W 100। अब इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आ रहा है, तो इसको सॉल्व करने से आपको जो आएगा दैट इज M विल बी इक्वल टू दैट विल बी 256। अब बोल रहा है कि इसमें कितने सल्फर प्रेजेंट हैं, तो सिंस इसमें कितने सल्फर हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सल्फर कितना होगा, दैट इज एटॉमिसिटी, तो इसका सल्फर के वेट उससे एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देंगे, तो एटॉमिसिटी क्या होगा, एटॉमिसिटी विल बी इक्वल टू टोटल 256 है, अब एक सल्फर का वेट होता है 32, और इसमें टोटल सल्फर जो 256 के इक्विवेलेंट है, से 132 ग्राम will correspond 1 sulfur, hence इतना ग्राम correspond how many आपका वो correspond करेगा 256/32, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 8, दैट इज 8 एटॉमिसिटी है इसका। फिर उसके बाद है
आपका 23, एटॉमिसिटी विल बी 8, 22 के बाद 23, तो 23 में क्या है, तो 23 में आपका है ये फॉस्फोरस लिखा हुआ है इस तरह का P, और यहाँ पे P इस तरह का P है, यहाँ भी लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है, ठीक है, ये पूरा इस तरह से लगा हुआ है। अब P का कितना है, P का हाइब्रिडाइजेशन sp3, sp3 है, इसका मतलब इसमें परसेंटेज s निकालना, pp कैरेक्टर परसेंटेज p निकालना है, तो परसेंटेज p कितना होगा, तो 3/4 और into 100 इक्वल टू 75% p कैरेक्टर, दैट इज द आंसर। तो आंसर क्या देंगे 75%। 23 के बाद है तुम्हारा 24, 24 में क्या है, तो 24 में है IF7, ये क्या है IF7, करेक्ट, IF7 मॉलिक्यूल। अब होता है इसमें टोटल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है, IF7 का तो निकालना है, IF7 का होगा sp3d3, हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा वो sp3d3, इसका मतलब क्या होगा IF7 का, तो ये जब हम देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या है F F, और ये F इस तरह से, और यहाँ पे है आपका F F, ठीक है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो ये कितने हैं तुम्हारे, तो 7, ठीक है, तो 7 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। और लास्ट वन है ये मतलब कितने Na-NH2 जब डालेंगे तो हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल ऑफ Na-NH2 रिएक्ट करेगा, लास्ट क्वेश्चन 25, तो 24 के बाद 25, तो 25 अगर देखते हैं तो 25 में जो अपना ये मॉलिक्यूल रिएक्टेंट वो इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, ये है अपना, ये है आपका बेंजीन, ठीक है, और ये है आपका COOH, COOH, और फिर से कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन H, फिर से है यहाँ पे बेंजीन, और यहाँ दिया हमने फिनॉल OH, और फिर से है ये आपका बेंजीन, और इस केस में क्या है NO2, और ये है तुम्हारा OH। अब हम इसको कंबाइन कराया NaNH2 से, NaNH2 क्या है, तो इसमें NH2 माइनस इस बेस, यानी कि जो भी H+ निकल सकता है उससे किसमें H+ निकल सकती है, एक यहाँ का, एक यहाँ का, एक यहाँ का, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन उससे भी है, और एक यहाँ का, तो टोटल कितने से रिएक्शन करेंगे, दैट इज 4 मोल, तो 4 मोल NaNH2 रिएक्ट करेगा, ठीक है, ये सब का सब एक इससे करेगा, एक इससे करेगा, एक इससे करेगा, एक इससे करेगा, राइट, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 7th March JEE Prelims। थैंक यू।